नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस में आपका स्वागत है। यूजीसी नेट और स्कूल व्याख्याता की सीरीज़ में ये राजनीति विज्ञान विषय का मेरा पहला वीडियो है। इससे पहले जो वीडियो मैंने डाला था उसमें सिलेबस के बारे में आप लोगों से चर्चा की थी। यूजीसी नेट के सिलेबस का पहला टॉपिक है राजनीति विज्ञान की अवधारणाएं, कॉन्सेप्ट, और टॉपिक है स्वतंत्रता। स्कूल व्याख्याता आरपीएससी द्वारा जो एग्ज़ाम ली जाती है उसमें भी स्वतंत्रता का टॉपिक दिया हुआ है। तो दोनों सिलेबस के टॉपिक यहीं से कोरिलेट होंगे, तो इस पर चर्चा करते हैं अपन। पहले अपन यदि स्वतंत्रता के बारे में बात करें तो स्वतंत्रता एक नया कॉन्सेप्ट है। अगर अपन प्राचीन काल की बात करें तो व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रमुखता नहीं दी जाती थी। अरस्तु ने हालांकि स्वतंत्रता की बात की है, लेकिन अरस्तु स्वतंत्रता देने की बात केवल स्वतंत्र जनों के लिए करता है। ये जन कौन है? जन का तात्पर्य है लोग। कौन लोग हैं? यानी केवल पुरुषों को स्वतंत्रता देने की बात करता है अरस्तु। और पुरुष भी कौन से होंगे? जो दास नहीं है। ऐसे पुरुष जो दास नहीं है और यूनान में रहने वाले नागरिक हैं, लेकिन वो दास नहीं है, उनको स्वतंत्रता देने की बात अरस्तु करता है। मध्यकाल में अपन बात करें तो चर्च की सत्ता थी, पोप की सत्ता थी। चर्च ही सर्वे सर्वा हुआ करता था। व्यक्ति की स्वतंत्रता गौण थी यहाँ भी। वास्तव में यदि स्वतंत्रता के कॉन्सेप्ट की अपन बात करें तो स्वतंत्रता का कॉन्सेप्ट अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, इसके बाद ही चर्चा में आया है। अमेरिकी क्रांति स्वतंत्रता के आधार पर लड़ी गई। फ्रांस की क्रांति की तो मांग ही यही थी। 3 नारे थे फ्रांस की क्रांति के: स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। अब वास्तव में वर्तमान में यदि अपन स्वतंत्रता को समझने का प्रयास करें तो लोकतंत्र का आधारभूत स्तंभ होती है स्वतंत्रता। जरूरी होती है स्वतंत्रता लोकतंत्र में। स्वतंत्रता 2 भागों में विभाजित की जा सकती है। एक मानवीय गुण के रूप में इसकी मांग, एक सामाजिक जीवन की दशा के रूप में इसकी मांग की जाती है। मानवीय गुण के रूप में यदि अपन बात करें तो इसका तात्पर्य है कि प्रकृति के नियमों का ज्ञान प्राप्त करके उन्हें मानवीय उद्देश्यों की पूर्ति करने का प्रयत्न, जिनसे सभ्यता और संस्कृति पनपती है। और सामाजिक जीवन की दशा के रूप में यदि स्वतंत्रता को समझें तो स्वयं निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए स्वतंत्रता आवश्यक है कि जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसके अनुसार अपन अपनी क्षमता को डेवलप कर सकें। यदि स्वतंत्रता दी ही नहीं जाएगी तो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर ही नहीं पाएगा। राज्य इसमें कोई भी बाधा उपस्थित न करे। राज्य इसमें बाधा उपस्थित न करे और कल्याणकारी राज्य स्थापित करके लोगों की अक्षमता को दूर किया जाए। यदि कोई व्यक्ति पिछड़ा हुआ है, किसी भी आधार पर वह अक्षम है, तो उसकी क्षमता को बढ़ाया जाए ताकि वह भी समाज की मुख्य धारा में अपना स्थान बना सके। स्वतंत्रता का नैतिक आधार क्या है? तो एक थिंकर हैं J.R. लुकस। इनकी प्रसिद्ध बुक है द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिक्स, स्वतंत्रता के सिद्धांत। इसमें बताते हैं कि स्वतंत्रता का तात्विक अर्थ यह है कि एक विवेकशील कर्ता, विवेक होना चाहिए इसमें। हर किसी को स्वतंत्रता नहीं दी जानी चाहिए, विवेक अवश्य होना चाहिए, लेकिन एक विवेकशील कर्ता जो जिसे कुछ सर्वोत्तम प्रतीत होता है, जिसे कुछ उचित लगता है, वही कुछ करने में वह समर्थ हो, लेकिन वो विवेकशील होना चाहिए।
ऐसा नहीं कि चोरी करना अच्छा लगता हो और वह चोरी करने लग जाए, और उसके कार्यकलाप बाहर से किसी भी बंधन से न बंधे हुए हों। इसी नैतिक धारणा में, स्वतंत्रता की नैतिक धारणा में अर्नेस्ट बार्गर का भी नाम आता है। अर्नेस्ट बार्गर की बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसे, प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। बार बार आएगी अपने पास में, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, सब के अंदर अपन पढ़ेंगे, बार बार इसकी चर्चा होगी। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और एग्जाम में भी पूछी जाती है। प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी 1951 में आई थी। इस पुस्तक में बार्कर ने स्वतंत्रता के नैतिक पहलू पर विशेष बल दिया है। बार्कर अपनी चर्चा का आरंभ जर्मन दार्शनिक इमैनुएल कांट की इस स्वयं सिद्धि कथन से करता है। कौन सा कथन है? विवेकशील प्रकृति अपने आप में साध्य है। कि विवेकी जो व्यक्ति है, विवेकी पुरुष है, वह अपने आप में साध्य है। पुरुष का तात्पर्य यहाँ पर व्यक्ति से ही है, स्त्री पुरुष दोनों इसमें शामिल है, और वह अपने आप में साध्य हैं। अरस्तु ने दास प्रथा का समर्थन इस आधार पर किया कि कुछ मनुष्य विवेकशील प्रकृति की श्रेणी में नहीं आते हैं। जैसे वह दासों को नागरिक का दर्जा इसी आधार पर नहीं देता है कि कुछ व्यक्तियों का जन्म ही इसीलिए होता है कि वे दास बने रहें, दास बनने के लिए ही उनका जन्म होता है। तो मनुष्य विवेकशील प्रकृति की श्रेणी में नहीं आते, वे केवल जीते जागते उपकरण हैं। फिर बात करते हैं अपन स्वतंत्रता और स्वच्छंदता की। स्वतंत्रता, यदि व्यक्ति विवेकी है, वह समझता है, अपनी स्वतंत्रता का सही उपयोग करता है, तो वह स्वतंत्रता है। और यदि स्वच्छंदता का तात्पर्य है स्वतंत्रता का गलत उपयोग, स्वतंत्रता दी गई है, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन सुबह सुबह उठ करके ही अपन अपने पड़ोसी को गाली देने लग जाए, झगड़ा करने लग जाएं, तो स्वच्छंदता हो जाती है। एल.टी. हॉबहाउस और लास्के से विचारक हैं जो निजी संपत्ति का विरोध करते हैं, और द एलिमेंट्स ऑफ सोशल जस्टिस इसकी बुक है। आगे अपन देखेंगे, सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करता है हॉबहाउस। सामाजिक न्याय के मूल तत्व एल.टी. हॉबहाउस की बुक है। इसमें यह कहता है कि एक व्यक्ति की निरंकुश स्वतंत्रता का अर्थ यह होगा कि बाकी सब घोर पराधीनता की बेड़ियों में जकड़े जाएंगे। अतः दूसरी ओर से देखा जाए तो सबको स्वतंत्रता तभी प्राप्त हो सकती है जब सब पर कुछ न कुछ प्रतिबंध लगा दिए जाए। तो आप देखेंगे कि भारतीय संविधान में भी जो स्वतंत्रता दी गई है उसमें भी कुछ ना कुछ प्रतिबंध है। और वास्तव में स्वतंत्रता के लिए जो शब्द लिया गया है लिबर्टी, वह भी लैटिन भाषा के लिबर शब्द से लिया गया है, जिसका तात्पर्य यही होता है बंधनों का अभाव, यानी बंधन तो फिर भी रहेंगे। व्यक्ति स्वतंत्र है कि वह घूम फिर सकता है, लेकिन जब घर में आते हैं तो घर वाले एक ही बात बोलते हैं कि शाम को घर पे आ जाया कर, टाइम से घर आ जाया कर। तो स्वतंत्रता है लेकिन उसके ऊपर बंधन है, तो बंधनों का अभाव ही स्वतंत्रता है। यही बात हॉबहाउस कह रहा है। स्वतंत्रता और सत्ता, समझना इस कॉन्सेप्ट को भी, अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखिए फैक्चुअल चीज़ें तो आप भी पढ़ लोगे, रट भी लोगे, याद भी हो जाती हैं। एक तो एग्ज़ाम में थोड़ा पैटर्न बदल गया है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ज़्यादा आने लग गए हैं, तो मेरा फोकस कॉन्सेप्ट पर ही ज़्यादा रहेगा। स्वतंत्रता और सत्ता, स्वतंत्रता दी गई है व्यक्ति को और सत्ता राज्य को। राज्य का कर्तव्य है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखें। यदि कहीं भी व्यक्ति की क्षमताओं का अच्छे से दोहन नहीं हो रहा है तो राज्य ऐसी परिस्थितियां, ऐसा वातावरण पैदा करे कि समाज में बिल्कुल अंतिम लक्षित वर्ग, अंतिम वर्ग भी अपने आप को कुंठित न समझे। तो यदि राज्य स्वतंत्रता का समर्थन कर रहा है, राज्य ऐसा होना चाहिए जो स्वतंत्रता का समर्थन कर रहा है, लेकिन अलग अलग विचारकों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं। जैसे हॉब्स की बात करते हैं अपन, हॉब्स को पूर्ण सत्तावाद का जनक कहा जाता है। हॉब्स को पूर्ण सत्तावाद का जनक कहा जाता है।
यानी ये किसका समर्थन कर रहा है? सत्ता का, कि राज्य को मजबूत बनाया जाना चाहिए। सत्ता की बात किससे कोरिलेट है? राज्य से। तो हॉब्स सत्तावाद का समर्थन करता है, पूर्ण सत्तावाद का जनक कहा जाता है। ये राज्य को मजबूत बनाता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता का इतना पक्ष नहीं लेता है हॉब्स। व्यक्ति की स्वतंत्रता को गौण मानता है, लेकिन इसकी नज़र में राज्य को बिल्कुल मजबूत बनाया जाना चाहिए, निरंकुश होना चाहिए शासक। तो पूर्ण सत्तावाद का जनक है। तो ये किसका समर्थन करेगा? राज्य का। और स्वतंत्रता को क्या मानेगा? गौण। आगे देखते हैं। हॉब्स है पूर्ण सत्तावाद का जनक, अतः हॉब्स मानता है कि राज्य की सत्ता के सभी लाभ तभी लिए जा सकते हैं जब व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया जाए। यानी हॉब्स व्यक्ति की स्वतंत्रता को गौण मानता है। हॉब्स व्यक्ति की स्वतंत्रता को गौण मानता है, जबकि जॉन लॉक और जे.एस. मिल व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए राज्य की सत्ता को सीमित कर देते हैं। जॉन लॉक, जो वर्तमान में अपन सीमित सरकारें देखते हैं, लोकतांत्रिक सरकारें देखते हैं, इन सीमित सरकारों का जनक है जॉन लॉक। उदारवाद का जनक है जॉन लॉक। आगे ये बातें रिपीट होंगी। यदि आप पहली बार ऐसी बातें सुन रहे हैं, इन पॉइंट्स को सुन रहे हैं, तो घबराइएगा नहीं। आगे यही चीज़ें रिपीट होती जाएंगी और बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। जे.एस. मिल तो यहाँ तक कहता है कि पागल व्यक्ति है उसको भी बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक है। जॉन लॉक 3 अधिकार देता है स्वतंत्रता का, समानता और संपत्ति का। स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। समानता की बात नहीं करता है। स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। अगर राज्य इनकी रक्षा कर पा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि इनकी रक्षा नहीं कर पा रहा है तो जो राज्य है, राज्य का जो शासक है, उस राजा को ही, उस शासक को बदल देना चाहिए, उसकी जगह पे नए शासक को बैठा देना चाहिए। तो जॉन लॉक, जे.एस. मिल व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए राज्य की सत्ता को यथासंभव सीमित करना चाहते हैं। तो हॉब्स किसका समर्थक है? सत्ता का। जबकि जॉन लॉक, जे.एस. मिल किसके समर्थक है? व्यक्ति की स्वतंत्रता के। बर्कमैन की भी एक कोटेशन आती है, पूछ लेता है कई बार एग्जाम में, अदम्य सत्ता अव्यवस्था को जन्म देती है, जबकि स्वतंत्रता व्यवस्था की जननी है। अदम्य सत्ता यानी सत्ता का बिल्कुल निरंकुश हो गया शासक, तो अव्यवस्था को जन्म देती है। चाइना में, उत्तरी कोरिया में, यहाँ पर अदम्य सत्ता है, निरंकुश सत्ता बैठी हुई है, तो वहाँ पर अव्यवस्था है आंतरिक रूप से। वहाँ पे कोई अधिकार नहीं दिया गया है, कोई स्वतंत्रता नहीं दी गई है। वहाँ पे न प्रेस की स्वतंत्रता है, न बोलने की आज़ादी है, जबकि स्वतंत्रता व्यवस्था की जननी होती है। ऐसा मानना है अलेक्जेंडर बर्कमैन का। आगे बात करते हैं अपन कानून और स्वतंत्रता की। जैसे मैंने आपको व्यक्ति और राज्य के बारे में बताया, स्वतंत्रता सत्ता के बारे में बताया, वैसे आप समझ चुके होंगे अब कानून और स्वतंत्रता को। कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए होते हैं, स्वतंत्रता की रक्षा के लिए होते हैं, न कि कानून ऐसा हो कि वह निरंकुश बन जाए और व्यक्ति की स्वतंत्रता गौण हो जाए। डी.डी. रफील प्रसिद्ध कानूनविद, उनकी बुक है प्रॉब्लम्स ऑफ पॉलिटिकल फिलोसॉफी, राजनीतिक दर्शन की समस्याएं, 1976 में आई है। रफील ने 4 ऐसे क्षेत्रों का संकेत दिया है जिसमें कानून के प्रतिबंध को तर्कसंगत माने जा सकते हैं। अपराध के क्षेत्र में प्रतिबंध होना चाहिए कानून का, दीवानी मामलों के क्षेत्र में, समाज कल्याण हित में और आर्थिक नियंत्रण क्षेत्र में। स्वतंत्रता के विविध आयाम बारकर अपनी बुक में द प्रिंसिपल्स सोशल एंड पॉलिटिकल, उसी बुक में 3 आयाम बताता है, या यूँ कहिए कि 3 प्रकार बताता है स्वतंत्रता के: नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता। तो अर्नेस्ट बारकर ने अपनी महत्वपूर्ण कृति प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी में स्वतंत्रता के 3 आयाम बताता है।
नागरिक स्वतंत्रता के बारे में क्या बोलते हैं? नागरिक स्वतंत्रता को भी 3 भागों में बांटता है। दैहिक स्वतंत्रता, अपने प्राण रक्षा की प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता होनी चाहिए। बौद्धिक स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसके अंतर्गत आती है। व्यवहारिक स्वतंत्रता, यानी अन्य लोगों के साथ अनुबंध की स्वतंत्रता। व्यवहारिक स्वतंत्रता अन्य लोगों के साथ, जैसे सामाजिक संबंध जो अपने स्थापित होते हैं वो एक प्रकार का अनुबंध है। विवाह है एक प्रकार का अनुबंध होता है, सामाजिक अनुबंध है। तो इस प्रकार की स्वतंत्रता व्यक्ति को होनी चाहिए। राजनीतिक स्वतंत्रता के संबंध में बारकर कहते हैं, राजनीतिक स्वतंत्रता की सबसे सार्थक अभिव्यक्ति लोकतंत्रीय व्यवस्था में देखने को मिलती है। राजनीतिक स्वतंत्रता, अगर अपन आज के संदर्भ में बात करें तो राजनीतिक स्वतंत्रता का मतलब है निर्वाचन में मत देने की स्वतंत्रता, निर्वाचन में उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता, या फिर अपनी तरफ से किसी उम्मीदवार को चुनाव लड़वाने की स्वतंत्रता। तो ये वास्तव में लोकतंत्रीय व्यवस्था में ही देखने को मिलती है। यहाँ पर एक विलियम ब्लैकस्टन की कोटेशन है कि शासन पर अंकुश रखने की शक्ति राजनीतिक स्वतंत्रता है। वास्तव में शासन पर अंकुश ही तो रखा जाता है। लेकिन बारकर ने अलग डेफिनेशन बताई है और कहा है कि राजनीतिक स्वतंत्रता सरकार पर अंकुश रखने की क्षमता नहीं है, अपितु सरकार बनाने और उस पर नियंत्रण रखने की शक्ति है। सरकार बनाएंगे भी और उस पर कंट्रोल भी रखते हैं। सरकार बनाने का अर्थ साधारणतया सार्वजनिक मताधिकार से लिया जाता है। सार्वजनिक मताधिकार जिसे अपन वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के नाम से जानते हैं, कि सभी को मत देने का अधिकार होगा, एक नॉर्म्स होंगे, उसमें जो भी देश के नागरिक होते हैं वो मत दे सकते हैं। तो सार्वजनिक, जन का मतलब लोग, सार्व शब्द बनाया, सर्व से सर्व का तात्पर्य होता है सभी लोगों को मत देने का अधिकार। लेकिन वास्तव में राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए 2 शर्तें पूरी होना आवश्यक है। कौन कौन सी? मान लीजिए राजनीतिक स्वतंत्रता मिल गई, बारकर का कहना है राजनीतिक स्वतंत्रता मिल गई, आपको सार्वजनिक वयस्क मताधिकार भी मिल गया, लेकिन फिर भी यदि आपको वास्तव में स्वतंत्रता प्राप्त करनी है तो यथेष्ट शिक्षा होनी चाहिए, राष्ट्र चरित्र का निर्माण होना चाहिए। राष्ट्र चरित्र के जो संकेत हैं उनके प्रति अपने मन में सम्मान होना चाहिए। राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रध्वज, ये राष्ट्र चरित्र में आते हैं। धन शक्ति चुनाव प्रक्रिया पर हावी न हो। यदि ये 2 चीज़ें हैं तो आप राजनीतिक स्वतंत्रता का अच्छे से उपयोग कर पाओगे, अन्यथा राजनीतिक स्वतंत्रता केवल सार्वजनिक मताधिकार नहीं है, ऐसा कहना है अर्नेस्ट बारकर का। फिर आर्थिक स्वतंत्रता और बताता है कि व्यक्ति को आर्थिक स्वतंत्रता का भी अधिकार होना चाहिए। स्वतंत्रता के प्रकार देखिए, साधारणतया अपन स्वतंत्रताओं के प्रकार में जानते हैं वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता। लेकिन स्वतंत्रता विचारकों में 2 भागों में बटी हुई है, नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता। एक बार आप समझिएगा, नकारात्मक स्वतंत्रता जिसमें अपन वही कॉन्सेप्ट लेते हैं व्यक्ति और राज्य, स्वतंत्रता और सत्ता। हॉब्स किसको वरीयता दे रहा है? राज्य को। पूर्ण सत्तावाद का समर्थक है, व्यक्ति को कम महत्व दे रहा है। यानी जो व्यक्ति को कम महत्व देते हैं, राज्य को सर्वे सर्वा बना देते हैं, वे किसका समर्थन कर रहे हैं? सत्तावाद का। यहाँ पर व्यक्ति अपने इच्छानुसार कार्य करे, राज्य उसमें कोई हस्तक्षेप न डाले, व्यक्ति को बिल्कुल खुला छोड़ दो, पूर्ण रूप से खुला छोड़ दिया जाए। एक शब्द आता है यहाँ पर लेसेज फेयर, व्यक्ति बाद में पढ़ेंगे अपन। व्यक्ति को पूर्ण रूप से खुला छोड़ दिया जाए, राज्य उसमें कोई हस्तक्षेप न करे, ऐसा चाहते हैं कौन? नकारात्मक स्वतंत्रतावादी। जो नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन कर रहे हैं वे क्या चाहते हैं कि व्यक्ति को ही समर्थित, सब कुछ व्यक्ति को बिल्कुल खुला छोड़ दो और राज्य पर प्रतिबंध लगा दो, राज्य उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करे।
जबकि सकारात्मक स्वतंत्रतावादी क्या मानते हैं। दोनों कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हो जाएंगे। सकारात्मक स्वतंत्रता में क्या आएगा, व्यक्ति को स्वतंत्रता दे दी, कोई समस्या नहीं है, लेकिन समाज में कुछ ऐसे भी वर्ग होते हैं जिनका विकास नहीं हो पाता है किसी भी कारण से, मान लीजिए सामाजिक कारण से, शैक्षणिक कारण से, आर्थिक कारण से उनका विकास नहीं हो पाता है, तो राज्य उनके लिए योजनाएं चलाता है, कल्याणकारी योजनाएं लेकर के आता है। तो सकारात्मक स्वतंत्रतावादी का ये मानना है कि स्वतंत्रता दीजिए व्यक्ति को, लेकिन अन्य व्यक्ति जिसमें क्षमता होते हुए भी वह आगे नहीं बढ़ पा रहा है, राज्य का दायित्व है कि वह उसमें हस्तक्षेप करे और उसे आगे बढ़ाया जाए। यानी जिसे आरक्षण दिया जा रहा है वो कैसी स्वतंत्रता, सकारात्मक स्वतंत्रता में। सामाजिक शैक्षणिक आधार पर अपने देश में पिछड़ापन था तो सामाजिक शैक्षणिक आधार पर आरक्षण दिया गया। और अपन डिटेल में देख लेते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति अपने जीवन को ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति अपने जीवन को मनचाहा रूप देने में समर्थ हो और राज्य उसके रास्ते में कोई भी रुकावट न दे। जबकि सकारात्मक, यहाँ भी देखो विवेक को तो मान रहे हैं, स्वतंत्रता की बात विवेक के लिए तो कर रहे हैं, जिसमें जीवन को मनचाहा रूप देने में समर्थ हो। सकारात्मक में आइए, ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति अपने जीवन को मनचाहा रूप देने में असमर्थ हो और राज्य इस असमर्थता को दूर करने के लिए ठोस कार्रवाई करे। समर्थकों की क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि निम्न में से कौन नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक है, निम्न में से कौन सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक है। तो नकारात्मक की अपन बात करें, बर्लिन, बेंथम, जेम्स मिल, हेयक, फ्रीडमैन, नोजिक, हेनरी, सिजविक, हर्बर्ट स्पेंसर, टॉकविले, एडम स्मिथ, रिकार्डो, लॉक, एक्टन, ऑक्सफोर्ड। प्रमुख समर्थक सकारात्मक के हॉबहाउस, लास्की, ग्रीन, मैकफर्सन, रूसो, कांट, बोसांके, बार्कर, लियो स्ट्रॉस, हिगल, थॉमस पेन, गेटेल। और भी बहुत सारे थिंकर्स हो सकते हैं, नवीन थिंकर हैं, समकालीन विचारक हैं कुछ, वो भी तो जैसे जैसे आगे आते जाएंगे अपन और ऐड करते जाएंगे, लेकिन ये प्रमुख थिंकर हैं जो सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं और अलग अलग विचारों में बटे हुए हैं। अब आता है स्वतंत्रता का स्वेच्छातंत्रवादी दृष्टिकोण क्या है। देखिए, अभी अपन ने नकारात्मक स्वतंत्रतावादियों को देखा है। वास्तव में नकारात्मक स्वतंत्रतावादी जो विचारक आए थे वो ज़्यादातर ऐसे हैं जो सकारात्मक स्वतंत्रतावादियों के पहले थे। यानी सकारात्मक स्वतंत्रता का कॉन्सेप्ट बाद में आया, नकारात्मक स्वतंत्रता का कॉन्सेप्ट पहले आया। अब जैसा कि अपन ने देखा है कि नकारात्मक स्वतंत्रतावादी व्यक्ति को ज़्यादा प्रबल बनाने का प्रयास करते हैं, जबकि सकारात्मक स्वतंत्रतावादी ये कहते हैं कि व्यक्तियों में भी यदि कोई व्यक्ति पिछड़ा हुआ है किसी भी कारण से तो उसको भी आगे लाया जाना चाहिए, समाज की मुख्य धारा में लाया जाना चाहिए। इतनी बात आई होप कि आपको समझ में आ गई। अब आधुनिक युग में कोई ये बात कहे कि नहीं, जो पिछड़ा हुआ है उसे पिछड़ा हुआ ही रहने दो, उसे आगे आने ही मत दो, यदि उसमें योग्यता होगी तो वो खुद ही आ जाएगा। कोई विकलांग है, जिन दिव्यांग है, कोई महिला है जो पुरुषवादी समाज में पिछड़ी हुई है, या मतलब किसी भी कारण से कोई व्यक्ति पिछड़ा हुआ है, वो अपने आप यदि उसमें योग्यता होगी तो खुद ही आगे आ जाएगा, और नहीं वो उसे पिछड़ा हुआ ही रहने दो। यदि कोई आधुनिक युग में ऐसी बात करे तो क्या पॉसिबल होगा अपन उसको पचा पाएंगे? शायद नहीं। अब कुछ ऐसे विचारक हैं, समकालीन विचारक हैं जो ऐसी बातें कर रहे हैं। तो जो ऐसी बातें करते हैं उन्हें कहा जाता है स्वेच्छातंत्रवादी। स्व इच्छा, अपनी इच्छा के अनुसार स्वतंत्र छोड़ने वाला सिद्धांतवाद का मतलब सिद्धांत, स्व अपना इच्छा, यानी अपनी इच्छा के अनुसार स्वतंत्र छोड़ दो, ऐसा दृष्टिकोण जो रखता है वह है स्वेच्छातंत्रवादी। और वे किसका समर्थन कर रहे हैं? नकारात्मक स्वतंत्रता का या सकारात्मक स्वतंत्रता का? वे समर्थन करेंगे यहाँ पर नकारात्मक स्वतंत्रता का। किसका समर्थन कर रहे हैं? नकारात्मक स्वतंत्रता का।
अब जो ये नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन कर रहे हैं, इनको कभी कभी नव उदारवाद भी कहा जाता है कुछ विचारकों के द्वारा, क्योंकि अपन आगे उदारवाद में पढ़ेंगे। उदारवादी भी नकारात्मक और सकारात्मक में बटे हुए हैं। तो नकारात्मक उदारवादी नकारात्मक स्वतंत्रता की बात करते हैं, सकारात्मक उदारवादी सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करते हैं। अब जो स्वेच्छातंत्रवादी हैं नकारात्मक स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, तो एक वापस ये उसी फेज में जा रहे हैं जो पहले के विचारक थे, तो इन्हें नवउदारवादी भी कहा जाता है। यानी आधुनिक युग में, और अपन इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं डिटेल से। समकालीन उदारवाद के अंतर्गत जो सिद्धांत, समकालीन उदारवाद के अंतर्गत जो सिद्धांत व्यक्ति की नकारात्मक स्वतंत्रता पर बल देते हैं और अहस्तक्षेप की नीति को उचित ठहराते हैं। अहस्तक्षेप की नीति मतलब व्यक्ति अपना विकास खुद ही कर लेगा, उसमें हस्तक्षेप मत कीजिए। जबकि सकारात्मक स्वतंत्रतावादी क्या कहते हैं कि नहीं, राज्य का कर्तव्य है कि वह इसमें हस्तक्षेप करे। तो अहस्तक्षेप की नीति को उचित ठहराते हैं, इसके लिए नया आधार प्रस्तुत करते हैं। इन्हें कहा जाता है स्वेच्छातंत्रवादी। इसी सिद्धांत को कुछ विचारक नव उदारवाद की भी संज्ञा देते हैं। अब इसमें आने वाले प्रमुख थिंकर कौन कौन से हैं? इसमें है आइजिया बर्लिन, नोजिक, हेयक, फ्रीडमैन। इनके बारे में, इनके विचारों के बारे में अपन थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त में देखेंगे। अपने सिलेबस में कहीं भी स्वेच्छातंत्रवादी टॉपिक नहीं दिया हुआ है, लेकिन स्वेच्छातंत्रवादी उदारवाद में भी पढ़ने होते हैं, स्वतंत्रता में भी पढ़ने होते हैं, समानता में भी पढ़ने होते हैं, यहाँ तक कि न्याय में भी अपन इनको पढ़ेंगे। तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अलग से भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, स्वेच्छातंत्रवादियों के ऊपर। तो आइजिया बर्लिन के विचार अपन देखते हैं, क्या कहते हैं बर्लिन साहब। बर्लिन साहब की बुक है टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी। एक और इनकी प्रमुख बुक है 4 एसे ऑन लिबर्टी, स्वतंत्रता पर 4 निबंध। और स्वतंत्रता पर 2 अवधारणाएँ, 2 कॉन्सेप्ट, 2 कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, स्वतंत्रता की 2 अवधारणाएँ। बर्लिन ने सकारात्मक स्वतंत्रता को व्यक्ति की अपनी क्षमता का विषय बनाकर सत्तावाद का खंडन किया है। क्या बताएं? ये कहता है सकारात्मक स्वतंत्रता को अपनी क्षमता का विषय बना करके खंडन किया है सत्तावाद का। यानी मुझ में क्षमता है, बर्लिन का कहना है कि मुझ में क्षमता है, लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा। क्यों? क्योंकि सकारात्मक स्वतंत्रता आ गई, राज्य ने उसमें हस्तक्षेप कर दिया, एक पिछड़े हुए वर्ग को राज्य आगे लेकर के आ गया। ऐसा मानना है बर्लिन का। और सत्तावाद का खंडन करता है कि किस प्रकार से राज्य, यानी यदि पूर्ण सत्तावाद आ गया, राज्य किस प्रकार से शोषण कर लेता है, योग्यतम व्यक्ति की योग्यता कम कर देता है। बर्लिन उदारवादी व्यक्तिवादी सिद्धांत को आगे बढ़ाता है। उदारवादी सिद्धांत व्यक्तिवादी सिद्धांत को आगे बढ़ाता है। उदारवाद को अपन आगे पढ़ेंगे। उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करता है, राज्य को कल्याणकारी कार्य करने के लिए कहता है। और व्यक्तिवादी सिद्धांत जो नकारात्मक स्वतंत्रता में अपन ने देखा है कि प्रमुख कौन हो गया? व्यक्ति को प्रमुख मानने वाला सिद्धांत। वाद का मतलब सिद्धांत, व्यक्ति, जो व्यक्ति को प्रमुख मानता है, ऐसा सिद्धांत क्या हो गया? व्यक्तिवादी सिद्धांत। व्यक्ति प्रमुख मान रहा है बर्लिन, उदारवाद को भी मान रहा है, नकारात्मक उदारवाद को मान रहा है। तो उदारवादी व्यक्तिवादी सिद्धांत को आगे बढ़ाता है बर्लिन। सीबी मैकफर्सन इसकी आलोचना करता है और ये कहता है, सीबी मैकफर्सन के अनुसार यह स्वतंत्रता की एक जड़ और यांत्रिक संकल्पना है जो व्यक्ति को एकदम मुक्त बाजार व्यवस्था पर छोड़ देती है, खुली बाजार व्यवस्था पर छोड़ देती है। मुक्त बाजार व्यवस्था जिसमें केवल बाजार व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था को ही पनपने के लिए छोड़ दिया जाता है, जहां उसे अपनी व्यवस्था के लिए अपने आप को जिम्मेदार ठहराया जाता है। जैसे यहाँ पे और अपन डिटेल में बात करें, मुक्त बाजार व्यवस्था पर छोड़ दिया जाता है, खुला छोड़ दिया, व्यक्ति में योग्यता है तो आगे आएगा, नहीं आएगा, और अपनी व्यवस्था के लिए उसे ही जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। अपने समाज में जब देश आज़ाद हुआ तो बहुत हद तक सामाजिक भेदभाव था, अब तो कम हो गया है, हालांकि आज भी कई बार ऐसी घटनाएं देखने को आती हैं।
तो सामाजिक भेदभाव था। उस सामाजिक भेदभाव के कारण एक वर्ग पिछड़ता जा रहा था। तो इसका कहना है कि मुक्त बाजार में यदि आरक्षण नहीं दिया जाए तो कल्पना कीजिए कि मुक्त बाजार में से खुला छोड़ दिया कि खुद ही आगे बढ़ जाएगा, और जब वो आगे नहीं बढ़ पा रहा तो उसको ये कह दिया गया कि ये तो खुद ही आगे नहीं बढ़ सकता, इसमें योग्यता ही नहीं है, यानी उसकी व्यवस्था के लिए उसी को जिम्मेदार ठहरा दिया गया है। सत्तावाद एक सिद्धांत है, एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें किसी मान्य व्यक्ति को, विचारधारा को, धर्म ग्रंथ को सर्वथा प्रमाणिक मानकर सब लोगों को उसके निर्देशों का पालन करना होता है। किसी को उन पर प्रश्न चिन्ह लगाने का अधिकार नहीं होता है। जैसे मध्यकाल में व्यक्ति की अपन बात करें, हिटलर, मुसोलिनी, ये सत्तावादी थे। विचारधारा, किसी विचारधारा को सर्वे सर्वा मान लिया जाए, जैसे चीन की साम्यवादी विचारधारा सर्वे सर्वा मान लिया गया उसको, वहाँ भी क्या है, सत्तावादी व्यवस्था। धर्म ग्रंथ, पोप की सत्ता मध्यकाल में, चर्च की सत्ता, ये धर्म ग्रंथ को ही प्रमाणिक मान लिया। ईश्वर ही क्या है, राज्य ही ईश्वर का अवतार है, जो राजा है वो वही ईश्वर है, राजा ने जो कह दिया वो भगवान का आदेश से मान लेना चाहिए, वो क्या हो गए, धर्म ग्रंथ को सर्वथा प्रमाणिक मान लिया। तो ऐसा मानने वाला सिद्धांत क्या कहलाता है, सत्तावाद कहलाता है। हेयक का विचार, फिर बुक इंपॉर्टेंट हेयक की, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, हेयक की बुक है। हेयक भी स्वेच्छातंत्रवादी, नवउदारवादी, ये भी बात करेगा व्यक्ति को खुला छोड़ने की। मनुष्य को स्वतंत्रता तब प्राप्त होती है, कब प्राप्त होती है इनके अनुसार, जब वह किसी दूसरे की निरंकुश इच्छा के द्वारा विवश या बाध्य न हो। अब दूसरा कौन, राज्य मान लो, कोई दूसरा व्यक्ति मान लो, यानी व्यक्ति अपना विकास तभी कर सकता है जब दूसरे की निरंकुश इच्छा के द्वारा उसे विवश न किया गया हो, बाध्य न किया गया हो। ठीक है, इसकी बुक इंपॉर्टेंट है, देख लेना आप, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी। ऐसी स्वतंत्रता को हेयक व्यक्तिक स्वतंत्रता कहता है। व्यक्तिक स्वतंत्रता के 3 अन्य धारणाओं से पृथक करने का सुझाव देता है कि व्यक्तिक स्वतंत्रता बिल्कुल सेपरेट है, इसको आप राजनीतिक स्वतंत्रता, आंतरिक स्वतंत्रता, शक्ति रूपी स्वतंत्रता के साथ मत जोड़िए। ये व्यक्तिक स्वतंत्रता है, इसको बिल्कुल अलग कर देने की बात करता है। यानी राजनीतिक स्वतंत्रता सबको प्राप्त करने का अधिकार है, आंतरिक स्वतंत्रता सबको प्राप्त करने का अधिकार है, इनमें रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। शक्ति रूपी स्वतंत्रता सबको प्राप्त करने का अधिकार है। क्रिश्चियन बे ने, थिंकर है बे, इनकी भी बुक पूछता है एग्जाम में। क्रिश्चियन बे ने हेयक की चर्चित कृति द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी में प्रस्तुत किए गए रूढ़िवादी समाज दर्शन को स्थायी विशेषाधिकार का संविधान बताया है। स्थायी विशेषाधिकार का संविधान है। बे के अनुसार हेयक विशेष वर्ग हित का विशेष अधिवक्ता है। कौन से वर्ग हित का आ गया, आरक्षण नहीं देना, यानी क्या है, विशेष वर्ग हित का विशेष अधिवक्ता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने की बात, यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये बात ध्यान देने की है कि हेयक बाजार प्रणाली के अंतर्गत व्यक्ति की स्वतंत्रता की समस्या हल करना चाहता है। कोई बाजार प्रणाली का मतलब यहाँ क्या है, बिल्कुल खुला छोड़ देना, और असहाय वर्गों के लिए बाजार प्रणाली के बाहर सार्वजनिक सेवाओं की व्यवस्था का सुझाव देता है। समझना बात को, बाजार प्रणाली यानी व्यक्ति को खुला छोड़ दो, बिल्कुल खुद अपना विकास कर लेगा, और यदि किसी का विकास करना भी है, कोई वर्ग पिछड़ भी रहा है, उसको आगे भी लाना है, तो इसके बाहर ही उसकी एक अलग ही व्यवस्था होनी चाहिए। एक अलग आप कोई छोटा राज्य बना दो, कोई प्रांत बना दो, कहने का तात्पर्य इस तरीके से है, लेकिन यह है इस बारे में कोई बताता नहीं है कि किस तरीके से किया जाए, अलग कैसे बनेगा। भारत देश है, यहाँ पर अपन ने बता दिया कि जो पिछड़ा हुआ वर्ग है उनके लिए ये व्यवस्थाएं की गई हैं, ऐसे ऐसे व्यवस्थाएं होंगी। लेकिन अब अपन ये कहें कि देखो आरक्षण मत दो, लेकिन आरक्षण जिनको दिया जा रहा है उनके लिए एक अलग व्यवस्था बना दो, बाहर बना दो ऐसी व्यवस्था, लेकिन भारत देश के अंदर मत बनाओ, या भारत में बनाओ तो एक अलग ही क्षेत्र बना दो इनका, तो बाहर कैसे बना दें। तो बाजार तंत्र में कोई हस्तक्षेप किए बिना राज्य सार्वजनिक सेवाएं कहाँ से जुटाएगा, इस बारे में हेयक
कोई भी योजना स्पष्ट रूप से नहीं बता पाया। आ गया था फ्रीडमैन के विचार। फ्रीडमैन देखो वास्तव में एक अर्थशास्त्री है और इसकी बुक थी कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम। बर्लिन की बुक अपन देखिए, 2 कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी, 4 एसे ऑन लिबर्टी। और यहाँ पर फ्रीडमैन की बुक है कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, पूंजीवाद और स्वतंत्रता। फ्रीडमैन ने एक थिंकर है हर्बर्ट स्पेंसर। स्पेंसर आंगिक सिद्धांत देता है राजनीति विज्ञान में, पढ़ेंगे अपन आगे। तो हर्बर्ट स्पेंसर के पुराने तरीकों को नए तरीके से सिद्ध करने का प्रयास करता है। फ्रीडमैन की कोटेशन है, राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ यह है, राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि किसी व्यक्ति को अपने सहचर कुछ करने या न करने के लिए विवश न कर सके। उसके आसपास के जो लोग हैं, उसके जो सहचर हैं, अपने देश के नागरिक हैं उसके, या कोई भी उसके आसपास के व्यक्ति हैं, वह उसे विवश न कर सकें, कुछ करने या न करने के लिए विवश न करें, तो वह व्यक्ति राजनीतिक रूप से उसे स्वतंत्रता मिली हुई है। निजी उद्यम को, देखो मैंने बताया ये इकोनॉमिस्ट है तो व्यापार वाणिज्य की बातें तो करेगा ही करेगा। तो निजी उद्यम को स्वतंत्र विनिमय का पूरा अवसर हो, सरकार का हस्तक्षेप न हो। निजी उद्यम को स्वतंत्र विनिमय मुद्रा एक्सचेंज, बाजार को अपने हाल पर छोड़ दो, राज्य उसमें कोई भी हस्तक्षेप न करे। समाजवादी व्यवस्था और राजनीतिक स्वतंत्रता दोनों एक साथ नहीं रह सकती। फ्रीडमैन के अनुसार समाजवादी व्यवस्था और राजनीतिक स्वतंत्रता एक साथ नहीं रह सकती। जैसे अपन एग्जाम्पल लें समाजवादी व्यवस्थाओं की, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल रूस और चाइना। रूस और चीन में समाजवादी व्यवस्था है तो वहाँ पे राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है। आप लोगों को पता होगा इस चीज़ का कि एक 200 लोगों की एक कमेटी होती है, बस वही चाइना में, रशिया में, यहाँ चाइना में जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वो 200 लोग ही उसका निर्वाचन करते हैं। जनता को मत देने का अधिकार नहीं है, राजनीतिक अधिकार है ही नहीं, तो राजनीतिक स्वतंत्रता उसे प्राप्त नहीं होगी फ्रीडमैन के अनुसार। सीबी मैकफर्सन ने भी फ्रीडमैन की आलोचना की है। मैकफर्सन वास्तव में एक आलोचक है और ये आलोचना करता है कि पूंजीवादी व्यवस्था में सृजनात्मक स्वतंत्रता की कोई गुंजाइश नहीं है। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, अपन पढ़ेंगे आगे। एक अलगाव का सिद्धांत आएगा, अलगाव। कार्ल मार्क्स ने राजनीति में अलगाव का सिद्धांत दिया था, फिर नव मार्क्सवादी जो आए उन्होंने भी अलगाव का सिद्धांत दिया है। अलग से एक वीडियो मिलेगा आपको अलगाव के सिद्धांत पर, इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, सारे नए थिंकर आते हैं इसमें। सृजनात्मक स्वतंत्रता की कोई गुंजाइश नहीं होगी। पूंजीवादी व्यवस्था में व्यक्ति का इतना टाइम कंज्यूम हो जाता है, उसका इतना शोषण हो जाता है, जो कि अपन वर्तमान में देख रहे हैं कि श्रम मंत्रालय ने कह रखा है कि 8 घंटे से ज़्यादा किसी से ड्यूटी नहीं करवाई जाएगी, वर्क नहीं करवाया जाएगा। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में आप देखिए कि 12-12 घंटे, 15-15 घंटे की ड्यूटी होती है। यहाँ तक कि संडे के दिन भी ये लोग वर्क कर रहे होते हैं। तो जो उसमें क्रिएटिविटी थी, जो मानव में जो क्रिएटिविटी थी, उस सृजनात्मक स्वतंत्रता का हनन हो जाता है पूंजीवादी व्यवस्था में। ये बात ये फ्रीडमैन के लिए क्यों बोल रहा है? फ्रीडमैन क्या, किसका समर्थन कर रहा है? पूंजीवाद का, बाजारवाद का। अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्री है तो बाजार व्यवस्था का समर्थन करता है। तो पूंजीवादी व्यवस्था में सृजनात्मक स्वतंत्रता की कोई गुंजाइश नहीं होती है, ऐसा कहना है सीबी मैकफर्सन का। आगे अपन स्वतंत्रता की मार्क्सवादी अवधारणा, अलगाव के सिद्धांत, ये टॉपिक भी अपन देखेंगे। तो इस वीडियो में तो यहाँ तक अभी स्वतंत्रता का टॉपिक अपना कंप्लीट नहीं हुआ है। मार्क्सवादी क्या कहते हैं स्वतंत्रता के बारे में, उदारवादी क्या कहते हैं, जॉन लॉक क्या कहते हैं, जेम्स मिल क्या कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये अपन नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करेंगे। थैंक्स।